नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में, जहां पर हम आपके लिए बीपीएससी ग्रुप डी, बिहार एसएससी आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए जो हमने एग्ज़ाम का बूस्टर डोज चलाया था लूसेंट सामान्य ज्ञान को, उसी का अगला सीरीज जो विश्व का भूगोल है वो आज लेकर आए हैं। इस सीरीज में आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वह होगा स्थलमंडल यानी कि चैप्टर नंबर 5 से। 4 चैप्टर ऑलरेडी विश्व भूगोल अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लिया करेंगे। साथ ही साथ लूसेंट का जो है पूरी की पूरी आपका भारत का भूगोल ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और विज्ञान के क्षेत्र से जो है आपका बायोलॉजी लगभग आज आखिरी चैप्टर एक और अपलोड कर देंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको ये सारी सीरीज आपको पसंद आ रहे होंगे। आपने सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखा होगा और देखा होगा तो आपको अच्छा लगा भी होगा और आपने कुछ नया तरीके से इसको पढ़ने और सीखने का तरीका जाना होगा। उम्मीद करेंगे आज का भी क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और आज का जो हमारा क्लास रहेगा वह स्थलमंडल से होगा। साथ ही साथ एक और बात बता दूं कि ये जो क्लास होता है हम लोग जो हमारी पेड ग्रुप चलता है, पेड ग्रुप के अंतर्गत जो क्लास कराया जाता है उनको समझाया जाता है, उसी चीज़ को आपको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो इसलिए कुछ आवाज़ जाता है तो उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, वो आवाज़ आपको हल्का फुल्का मिलेगा। चलिए आइएगा ज़रा पहले कल के चैप्टर को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्थलमंडल पे पीडीएफ भेज दिए हैं, जाएगा धीरे धीरे। बताइएगा जो केंद्रीय भाग होता है, जो कोर होता है, हाँ कोर जो होता है वो किसका बना होता है? देखिएगा पीडीएफ भी चल गया सबको। हाँ, निकेल और फेरस का बना होता है। चलिए ये जो क्रस्ट होता है भूपरा पट्टी वो किसका बना रहेगा? सिलिकॉन और एल्यूमिना, सियाल और सीमा का बना रहेगा। ठीक है। ये बताएंगे कि पृथ्वी को गोल किसने बताया था? गोल बताया था आइजैक न्यूटन। नहीं, गोल पाइथागोरस, नारंगी बताया था न्यूटन और नाशपाती कौन बताया था? जेम्स जेन बताएगा। चलिए इंडिया में ब्रह्मगुप्त ने बनाया था। ठीक है। ये बताएंगे जो उपोष्ण कटिबंध होता है उसका सीमा बताएंगे कहाँ से कहाँ तक? 30 से 45। उपोष्ण बोले तो 30 से 45, उष्ण बोले तो 0 से 30। पृथ्वी का कितना आवरण? पृथ्वी के कितने आवरण आंतरिक रूप से अंदर के हिस्सा में? हाँ, पृथ्वी का आंतरिक 3 आवरण क्रस्ट, मेंटल और कोर। बाहरी बाहरी सतह से 4 है सर। ये बताएंगे कि जो है पृथ्वी का आंतरिक मंडल में कौन सा जो मतलब भाग है उसका आयतन सर्वाधिक होता है? मेंटल का आयतन ज़्यादा होता है ना, 83%। आयतन में मेंटल का और ये क्या बोलते हैं घनत्व बोलेगा तो घनत्व कोर का। हाँ, पृथ्वी का जो है टेम्परेचर कितना मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री बढ़ता है? 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ता है। रेपेटी असंबद्धता बताइए क्या है? हाँ, रेपेटी जो होता है ऊपरा और निचला में जो मेंटल होता है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का सीमा होता है रेपेटी। लेहमैन कौन सा होता है? बाह्य कोड और आंतरिक कोड के सीमा को ले असंबद्धता कहते हैं। कोनराड संगमा असंबद्धता।
हाँ, ऊपरा और निचला जो क्रस्ट होता है उसको बोला जाता है कोनराड संगमा, असंबद्धता। बार बार हम संगमा बोल जाते हैं। चलिए, कल यहीं से पढ़े थे ना हम लोग, विषुवत रेखा से ही ना। अब आइएगा चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 निकाल लेंगे सारे लोग, पीडीएफ आपके ग्रुप में होगा, और पेज नंबर 76 है, जिनके पास बुक होगा वो पेज निकाल लेंगे। और ध्यान से समझिएगा, स्थल मंडल आपका इम्पोर्टेंट रहता है। इसी पे आपको चट्टान मिलेगा, ज्वालामुखी मिलेगा, भूकंप भी मिल जाएगा इसी पे, साथ ही साथ सागर महासागर सब इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब अब जरा सा, सागर महासागर नहीं, मतलब ये महाद्वीप महादेश, ये सब, सागर तो जलमंडल में आएगा। चलिए आइएगा, देखिएगा कि पृथ्वी की जो है, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी का जो आंतरिक सतह और बाहरी सतह, आंतरिक सतह के अंतर्गत हम उसको 3 भाग में बांटे थे, क्रस्ट, मेंटल कोर यानी कि भूप्रपट्टी, आवरण और केंद्रीय भाग। उसी प्रकार से पृथ्वी के बाहरी सतह को भी हमने बांटा था, और पृथ्वी के बाहरी सतह को भी हम 4 भाग में बांटे थे। एक कहलाता है लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा एटमॉस्फेयर और चौथा बायोस्फीयर। जब हम लिथोस्फीयर की बात करते तो वह स्थलमंडल कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं तो जलमंडल कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है जैवमंडल, और एटमॉस्फेयर कहलाता है वायुमंडल। एक एक करके सभी पृथ्वी के बाहरी सतह के बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उसके आंतरिक जो भी कुछ संबंधित होगा उसको भी एक साथ पढ़ना है। इसलिए ये सब जो है, आगे का जो चैप्टर यहाँ से जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम चट्टान पढ़ेंगे तो चट्टान का रूपांतरित रूप पूछता है, कौन सा चट्टान कैसे बनता है ये पूछता है, ये सब पूछेगा। हमारा ज्वालामुखी पूछता रहता है कहीं ना कहीं, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, शांत होता है, सक्रिय होता है, ये सब जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट का चलता फिरता जो एक क्वेश्चन होता है वो पूछता, और हमेशा यहीं से हम लोग फंसते भी हैं। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट ही रहेगा, तो ज़रा ध्यान से सारा कुछ सुनिएगा, समझिएगा। समझने वाला तो बिल्कुल नहीं है, सब रटने वाला है। ज्योग्राफी का जो भी पॉइंट है वो लगभग आपको 80% रटने वाला है, समझने वाला कुछ ही पॉइंट होता है। आइए देखिएगा, स्थल मंडल पे चलते हैं। सबसे पहला बाहरी सतह के अंतर्गत तो कहता है स्थल मंडल कि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित होता है स्थल मंडल कहलाता है। महाद्वीप और महासागर जो स्थित है वह स्थल मंडल के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल होता है, और पृथ्वी के भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है 3:7 होता है। यानी कि पृथ्वी के भूमि का जो क्षेत्रफल है, यानी ज़मीन जो है, और जल जो है उसका क्षेत्रफल कितना है, 3:7। आप नॉर्मली इसको पृथ्वी का जो स्थल भाग है उसको 30 बना लीजिए, और जो जल है उसको 70 बना दीजिए, आपको 3:7 का रेशियो दिख जाएगा। पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो 61%, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के 81% जो क्षेत्रफल है वो जल को बांटता है, यानी कि जल है। यानी कि उत्तरी भाग, यानी कि ऊपर के हिस्सा में देखेंगे तो हमको उत्तरी अमेरिका दिखता है, हमको यूरोप दिखता है, हमको एशिया का पूरा पार्ट दिखता है। तो ये सब के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी ध्रुव साइड में वो क्या है, वहाँ जल कम है। वही दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो सबसे नीचे में हमको दक्षिण अमेरिका दिख जाएगा, अफ्रीका का कुछ हिस्सा दिख जाता है, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सभी दिख जाता है। यानी कि नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज़्यादा है, और दोनों साइड के कितना अंतर है, तो 20% का लगभग अंतर देखा जाता है। पृथ्वी पर जो है अधिकतम ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट का है 8,850, टोटल 8,850 नहीं है, 88,48.86 ऐसा कुछ है, फिर भी इतना माना जाता है। तो 8850 मीटर की तथा अधिकतम जो है गहराई वो मेरियाना गर्त 11,022 मीटर की है। यानी कि अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट, अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त की है। और इस प्रकार जो है पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डाटा जो लिख दिया है माउंट एवरेस्ट का मीटर में है, मेरियाना गर्त का मीटर में है। जब इसको किलोमीटर में हम बदलेंगे तो लगभग 8,8 किलोमीटर, इधर 11 किलोमीटर, वो दोनों के बीच का अंतर जब निकालेंगे तो 20 किलोमीटर में अंतर आता है। यानी कि पृथ्वी का जो ऊपर की ओर जो ऊंचाई है सबसे ऊंची भाग और पृथ्वी के सबसे गहरी यानी कि निचली भाग के बीच का जो अंतर कितना है, तो 20 किलोमीटर का अंतर पाया गया है।
स्थलमंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली होती है। किसका स्थलमंडल जो है महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिक मोटी यानी कि 40 किलोमीटर और अपेक्षाकृत पतली यानी कि 12 से 20 किलोमीटर होता है। तो दोनों याद रख लेना है कि पृथ्वी की मोटाई महाद्वीपीय क्षेत्र में कितना है, तो 40 किलोमीटर, और महासागरीय क्षेत्र में कितना है, तो 12 से 20 किलोमीटर के बीच में। अब आइए एक एक करके हमको पढ़ना है। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट जो आता है वो सबसे पहला है चट्टान। चट्टान में जो मुख्य रूप से जो हम पढ़ते हैं वो हमारा जो चट्टान का रूपांतरित रूप होता है, चाहे वो हमारा अवसादी चट्टान हो जाए, चाहे वो अग्नेयी चट्टान हो जाए, ये सब जो है हम लोगों को याद रखने वाला पॉइंट होता है। बाकी लैगोलिथ आता है, पैथोलिथ, ये सब आता है। वो कभी कभी ज़्यादा डीपली प्रश्न पूछने की कोशिश करता है एग्जाम में, तब आता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आइए देखिएगा चट्टान यानी कि रॉक क्या कहता है। चट्टान कहता है कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है और उत्पत्ति के आधार पर जो चट्टान होता है वो 3 प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार का होगा। अब एक का करके समझिएगा यानी कि रट्टा मारिएगा। सबसे पहला जो हमारा आता है वह होता है आग्नेय चट्टान, यानी जो मैग्मा और लावा के जमने से बनता है। ये पॉइंट याद रखना होगा आपको। आग्नेय चट्टान जो होता है वो मैग्मा और लावा के जमने के कारण बनता है, और आग्नेय चट्टान का जितने भी उदाहरण हैं वो भी आपको याद रखना होगा। और उदाहरण आपको यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेवो। ये सब के सब जो है इसमें आपको जो मुख्य रूप से अगर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तक जो देखा गया है उसमें सर्वाधिक आपको बेसाल्ट और ग्रेनाइट दिखता है। तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान के रूप में जाना जाता है। आग्नेय चट्टान जो होता है स्थूल परत रहित कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होता है। जीवाश्म रहित का मतलब आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये कैसा होता है, तो कठोर होता है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है, और आग्नेय चट्टान में ही आपको सबसे ज़्यादा जो खनिज मिलते हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लैटिनम। तो अब आपको यहाँ से क्या याद रखना है, मुख्य रूप से सोना, प्लैटिनम, तांबा, सीसा, जस्ता, ये 5 को तो आप डायरेक्टली हमेशा के लिए कन्फर्म याद रखेंगे। बाकी आपका लोहा, निकेल, क्रोमाइट, मैग्नीज, ये सभी जो है वह भी आग्नेय चट्टान है। क्लियर है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा चट्टान है जो आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तब हम कहेंगे आर्थिक रूप से संपन्न जो माना जाता है वह आग्नेय चट्टान होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत वो सभी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अधिकांशतः जो खनिज पदार्थ है वो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत पाए जाते हैं, जैसे हमारा सोना, प्लैटिनम, लोहा, निकेल, तांबा, मैग्नीज, क्रोमाइट, ये सभी जो है वो पाया जाता है। कहता है कि बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, यह भी आपको याद रखना है। और इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि हमें यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि काली मिट्टी, जिसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ये सभी किस चट्टानों से प्राप्त होता है, तो बेसाल्ट चट्टान से प्राप्त होता है। हम लोग भारत का जब भूगोल पढ़े थे वहाँ पर सभी मिट्टियों के बारे में पढ़े थे, तो याद होगा आप लोगों को, पढ़े होंगे। और वहाँ पर क्या होता है कि बेसाल्ट में लोहा की मात्रा सर्वाधिक होता है। यानी कि कहीं पर आपको फेरस भी लिखा हुआ मिल जाए, एफी लिखा मिल जाए, आयरन लिखा मिल जाए, ये सभी के सभी लोहा का ही नाम है। और ये क्या होता है, बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है। और बेसाल्ट चट्टान के काला होने का कारण क्या है, तो लोहा होता है। आगे बढ़ें तो कहता है पैग्माटाइट। पैग्माटाइट क्या है, जो कि झारखंड के कोडरमा में पाया जाने वाला एक चट्टान है, जो कि अब्रक इन्हीं शैलों में पाया जाता है। अब यहाँ से आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि भारत में जो है सबसे ज़्यादा अब्रक की जो होती है उत्पत्ति, वो लगभग आपको मिलेगा झारखंड के अंतर्गत। और इस झारखंड के अंतर्गत जो पैग्माटाइट नाम का एक चट्टान पाया जाता है, उससे अब्रक निकाली जाती है। यानी हम कह सकते हैं
कि अब्रक नामक खनिज पदार्थ की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? तो पेग्माटाइट चट्टान से, और अगर पेग्माटाइट नहीं रहेगा तब हम कहेंगे आग्नेय चट्टान। तो इतना पॉइंट याद रखें। अब है कि आग्नेय चट्टानी पिंड यानी कि जो आग्नेय चट्टान होता है उसका पिंड कुछ निर्माण होगा, बॉडीज होता है, वो कौन कौन से हैं? कहता है कि मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप में धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं और इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है और अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान से बनते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है कि जितने भी चट्टानी पिंड होते हैं वो कहीं न कहीं अंतर्वेधी, मतलब नीचे की ओर जो वृद्धि होता है अंतर्वेधी कहलाता है, उस चट्टानों से बनता है। अब इसका बॉडी में चट्टानी पिंड कौन कौन सा है ये आपको ऐसे याद बहुत कम ही होगा, मगर अगर याद रह जाए तो और अच्छा है। याद होता नहीं है, जल्दी कंफ्यूज कर देता है। लैकोलिथ, फैथोलिथ, बैथोलिथ, ये सभी में देखिएगा। बैथोलिथ क्या कहता है? कहता है यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान पिंड है। ये डायरेक्टली आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कौन सा? तो बैथोलिथ, बैथो, जो कि अंतर्वेधी चट्टान से बनता है। यह एक पतालीय पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तरल विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। तो हमको क्या याद रखना है कि बैथोलिथ जो होता है ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ, ये याद रखना है, स्टैटिक जीके में काम आएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। यानी कि सबसे बड़ा जो बैथोलिथ है वो कौन सा है? तो कोस्ट रेंज है जो कनाडा में पाया जाता है। और इदाहो बैथोलिथ कहाँ पाया जाता है? तो अमेरिका में पाया जाता है। यानी कि हमको यह समझ में आ रहा है, अगर हमसे प्रश्न घुमा करके यह भी पूछने का प्रयास करें कि सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान कहाँ पाया जाता है या सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कहाँ पाया जाता है, बताइएगा कि कहाँ पाया जाएगा। बैथोलिथ में सर। जगह का नाम बताइए। कनाडा का, कनाडा का कोस्ट रेंज। हाँ, अगर हमसे ये प्रश्न कर ले कि सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कहाँ पाया जाता है, तब हम कहेंगे कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ। और ये जो एक और है इदाहो, वो कहाँ है? तो अमेरिका में पाया जाता है। तो हमको बैथोलिथ से, देखिए बैथोलिथ से जितना पढ़े उसमें से 4 पॉइंट मुख्य याद रखना है। पहला कि सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड, दूसरा जो है ग्रेनाइट से बनता है, तीसरा इदाहो बैथोलिथ अमेरिका का, चौथा कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ। अगर पांचवा और जोड़ने का प्रयास करें तो यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ा बैथोलिथ या आग्नेय चट्टान कौन सा? तो कनाडा का कोस्ट रेंज। क्लियर है? 5 प्रश्न याद रखना, बाकी उसका आकार वैसे वगैरह सबसे उतना नहीं टेंशन लेना। अब आइए दूसरा कहता है स्टॉक। स्टॉक क्या है? तो छोटे आकार के जब बैथोलिथ होगा ना, छोटे आकार का जो छोटा छोटा रहता है, यानी कि बैथोलिथ कहने का मतलब ये हो गया, कभी इसको पढ़िएगा ना, कभी देखिएगा गूगल वगैरह पे मैप सर्च कीजिएगा, तो मैप में देखिएगा बैथोलिथ लिखेंगे तो आपको उसका पिक्चर दिखाई देगा। वो पिक्चर में होता क्या है, उसका गुंबद, जो गुंबद मतलब देखे होंगे गोल सा रहता है ना, वैसा उसका आकार दिखाई देगा। किनारा जो होता है उसका खड़ा रहता है और ऊपरी भाग विषम होता है। विषम मतलब जैसे तैसे, समानांतर नहीं होता है ना। वैसा ही कहता है कि वैसा ही गोल गुंबद विषमीय रूप में अगर वो छोटा हो तो वही बैथोलिथ स्टॉक कहलाता है। यानी कि छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। और इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबद होता है। स्टॉक का विस्तार जो है वो लगभग 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। स्टॉक का विस्तार कितना है? 100 किलोमीटर तक होता है, जबकि बैथोलिथ का कितना था? 40,000 किलोमीटर स्क्वायर था। तीसरा आता है लैकोलिथ। ध्यान रखिएगा वो लैकोलिथ आएगा, आगे चल करके वो लैपोलिथ कहीं पर आएगा। हाँ, अगला पॉइंट वही है लैपोलिथ। तो देखिए लैकोलिथ क्या कहता है कि जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैग्मा जो है हमेशा नीचे से निकलता है, पृथ्वी से ज्वालामुखी के रूप में वो निकलेगा। तो जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर आता है ना, ऊपर की परत को जोर से और ऊपर उठा दे
तब वो जो गुंबदकार रूप बन जाता है उसे लैकोलिथ कहते हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं लैकोलिथ को कि बैथोलिथ की जो आकार उत्पत्ति होती है, बैथोलिथ जैसा जो आकार होता है उसको और भी ऊपर उठाने का प्रयास कर दे तो वह कहलाता है लैकोलिथ। क्या कहलाएगा? लैकोलिथ कहलाएगा। और क्या कहता है कि मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण हैं। यानी कि हमको सीधा सा ये बात याद रखना है कि लैकोलिथ कहाँ पाया जाएगा, तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा और हमको ऑप्शन बेस अगर कोई कंट्री का नाम दे दे उत्तरी अमेरिका वगैरह का, तब हम कह सकते हैं हल्का कनाडा का साइड भी पश्चिमी भाग का, हल्का सा आपका अलास्का का भी हिस्सा आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि उन सभी एरिया में जो पाया जाएगा वो हमारा क्या होगा, एक लैकोलिथ का उदाहरण होगा। तो लैकोलिथ समझ गए। जब मैग्मा ऊपर की परत को और जोर से ढकेल दे, मतलब सीधा सा है, एगो थाली के ऊपर एगो थाली रखल है, नीचे से एक और थाली लगा के उस थाली को ऊपर की ओर कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, लैकोलिथ कहलाएगा। नोट कहता है कि लैकोलिथ जो है वही वृद्धि या ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वृद्धि प्रतिरूप है। यानी कि लैकोलिथ क्या है, तो ज्वालामुखी पर्वत का ही एक रूप है जो कि बहिर्वेधी यानी कि बाहर से होने वाली क्रियाओं को ही आंतरिक रूप से प्रतिरूप करता है, यानी कि उसी का कॉपी है। वो है क्या, तो ज्वालामुखी पर्वत का ही एक उदाहरण है लैकोलिथ। आगे बढ़िए, कहता है लैपोलिथ। लैको और लैपो, LACOLITH, लैको, LAPO, पी मतलब पोपट, तो LAPOLITH। लैपोलिथ जो होता है ये कहता है कि जब मैग्मा जमकर के तस्तरी नुमा मतलब प्लेट के जैसा, ठीक है, आकार ग्रहण कर लेता है उसको लैपोलिथ कहते हैं। और लैपोलिथ जो है दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा। लैकोलिथ छतरी नुमा, छतरी मतलब छाता जैसा, जबकि लैपोलिथ तस्तरी नुमा मतलब तस्तरी बोले तो अपना क्या बोलते हैं, छिपनी वैसा, ठीक है, प्लेट सर। हाँ प्लेट, ठीक है। तो लैपोलिथ जो होता है वो क्या है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाएगा, जबकि लैकोलिथ जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अंतर याद रहेगा, लैको उत्तरी अमेरिका, लैपो दक्षिणी अमेरिका। एक होता है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या है, जब मैग्मा लहरदार मतलब समुद्र की लहरदार लहरिया मारेगा ना, वो लहरिया जो मारेगा वो फैकोलिथ कहलाएगा, ठीक है। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ, लहरदार कहने का मतलब हो गया पानी में आप देखे होंगे एक छोटा छोटा सा आकार उभार होते होते बैठता है, वो कहलाएगा फैकोलिथ। तो ये हो गया। फिर आता है सील। पहले एक बार बैथोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ और फैकोलिथ को पुनः सुनिएगा, खाली बस इतना सुनना है कि वो कहाँ और क्यों कैसे बनता है। सबसे पहला आता है हमारा बैथोलिथ। बैथोलिथ जो होता है ये सबसे बड़ा अग्नेयी चट्टान पिंड है, वो तो आपको डायरेक्टली याद रखना है। बनने का क्रम अगर देखा जाए तो जो बैथोलिथ है वो गुंबदाकार होगा और ऊपरी तल विषम होगा, यानी कि गुंबद जैसा तो रहेगा, गोल पूरा रहेगा, मगर वो क्या करेगा, थोड़ा सा उड्डा खावर उड्डा खावर उड्डा खावर ऐसा रहेगा, वो कहलाएगा बैथोलिथ। जबकि कहता है लैकोलिथ। लैकोलिथ जो होता है ये गुंबदाकार होता है। कैसा होता है, जब वही मैग्मा जो बैथोलिथ को बना रहा था, वही मैग्मा जब लैकोलिथ को बनाने के लिए एक और जोर से ऊपर ढकेल देता है और ढकेलने के बाद वो गुंबद के आकार में ही बना रह जाए और वो गुंबदाकार ऐसा दिखे तो वो क्या होता है, छतरी नुमा हो जाता है। और छतरी नुमा रहेगा तो लैकोलिथ। बारिश होगा तो लुकिएगा किस में, लुकिएगा छतरी में मतलब छाता में, तो लैकोलिथ का आकार कैसा होगा, छतरी नुमा होगा। एक पढ़े हम लैपोलिथ। लैपोलिथ मतलब तस्तरी, क्या, लैपोलिथ मतलब तस्तरी याद रखना है। फैकोलिथ मतलब लहरदार, इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। अब आता है हमारा सील। सील क्या करें, तो सील को क्या कहता है कि जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता हो, भूपृष्ठ के समानांतर परत में, ठीक है। फिर कहता है कि समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। जब वही मैग्मा
पृथ्वी की सतह पर समानांतर परत में फैलना शुरू कर दे तो वह सील कहलाता है। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर यानी कि 100 मीटर तक होता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में सील पाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सील कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर। रायपुर सर। अच्छा, रायपुर। तो झारखंड की राजधानी जयपुर। झारखंड की राजधानी रांची। तो जयपुर के का राजधानी है। राजस्थान राजस्थान का सर। अच्छा, राजस्थान के हैं, हमको लगा छत्तीसगढ़ के। हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और झारखंड के रांची। मजाक कर रहे थे। तो क्या कहा कि छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में जो है सील पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, 1 मीटर से कम मोटाई जिसका रहेगा ना वो सीट कहलाएगा, सीट। एक आता है डाइक। डाइक DYKE या DIKE। कहता है जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता हो, मतलब पूरा लंबा सा दरार बना हो। दरार मतलब पृथ्वी जो है, ज़मीन जो है 2 भाग में बट जाए, फट जाए। अभी देखिएगा जब बारिश ना हो रहा, उनने जाके ज़मीन देखिए पूरा फटल फटल होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि लंबवत दरार बन जाए, और जो वही जो मैग्मा जो है किसी लंबवत दरार में जमना शुरू हो जाए तो डाइक कहलाता है। और झारखंड के सिंहभूम जिला जो है वो डाइक कहलाता है। ठीक है, यानी कि डाइक जैसा सिंहभूम जिला में दिखेगा। तो ये पूरा जो पढ़े अभी हम वो पूरा था आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान से ज़रा 2-4 को क्वेश्चन हमको बताइए, उसके बाद हम चलेंगे शादी करवाने के लिए, कोयला लाने के लिए। अब शादी चट्टान में आ गया, ये बताइएगा। बेसाल्ट में जो है किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होता है जिससे वो काला बनता है, काला मिट्टी बनाता है? लोहा। अब्रक जो है किस चट्टान में पाया जाता है झारखंड के अंतर्गत? पैग्माटाइट। पैग्माटाइट। हाँ, ये बताएंगे कि जो कनाडा का कोस्ट रेंज है वो क्या है? सबसे बड़ा बैथोलिथ है, इडाहो से बड़ा है अमेरिका का। हाँ, सबसे बड़ा बैथोलिथ है, यानी कि बैथोलिथ का उदाहरण है। इडाहो बैथोलिथ कहाँ स्थित है? अमेरिका में सर। अमेरिका में। 40,000 वर्ग किलोमीटर। 40,000 वर्ग किलोमीटर। ये बताएंगे कि सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान पिंड कौन सा? सर बैथोलिथ है। बैथोलिथ। चलिए ठीक है। अब बताएंगे कि जो सीट होता है वो सीट किसका रूपांतरित है? सीट सर मैग्मा का। सीट जो है वो सील के अंतर्गत आता है, और सील का 1 मीटर से कम मोटाई सीट कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिला में कौन क्या मिलेगा? डाइक या सील? डाइक सर, डाइक। डाइक मिलेगा। सील किन राज्यों में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ और झारखंड। लैपोलिथ कहाँ पे मिलेगा, किस कॉन्टिनेंट में? दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका? दक्षिण अमेरिका। लैपोलिथ दक्षिणी अमेरिका, लैकोलिथ उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। आगे आइए। अब आइए, नहीं 1 मिनट रुकिएगा, बीच में बायो बॉक्स छूट गया। ये बॉक्स देखिएगा, आग्नेय चट्टान का रूपांतरण, ये वाला पॉइंट देख लीजिए, याद करना पड़ेगा। आग्नेय जो है कायांतरित चट्टान में बदलता है, तो ग्रेनाइट जो है नीस कहलाएगा। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो, ये सभी जो है हमारा क्या है? आग्नेय चट्टान है। तो कह रहा है कि ग्रेनाइट जो कायांतरित होगा, बदलेगा तो वो नीस में बदलेगा। किस में? ग्रेनाइट जो है नीस में बदलेगा। साइनाइट नीस में बदलेगा। ग्रेबो बदलता है सर्पेंटाइन में। ग्रेबो किस में बदलेगा? सर्पेंटाइन में। बेसाल्ट बदलेगा सिस्ट में। बेसाल्ट किस में? सिस्ट में। साल्ट सिस्ट में बदलेगा। बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में बदलता है, यानी कि ग्रेफाइट किसका रूप है? तो अब बिटुमिनस कोयला का रूप है। हाँ, तो ये जो है बिटुमिनस कोयला का रूप ग्रेफाइट, बेसाल्ट का सिस्ट, ग्रेबो सर्पेंटाइन। ठीक है, गिरेगा कैसे? सर पे। ग्रेबो गिरेगा सर पे।
तो ग्रेबो सर्पेंटाइन। साइनाइट, साइनाइट तो साइनाइट निस है, ये है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट निस, नाइट निस, ग्रेनाइट निस, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब आइए अपसादित चट्टान आइएगा, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं इसको। अपसादित चट्टान क्या कहता है कि प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अपसादित चट्टान कहते हैं। यानी कि छोटा छोटा चट्टान होता है अपसादित चट्टान। जैसे बलुआ पत्थर, इसका उदाहरण सब याद रखिएगा। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान और सेलखड़ी। सेलखड़ी पूछा जाता है, सेलखड़ी क्या है, वो है कुछ बताइए तो। सेलखड़ी, सेलखड़ी बताइएगा क्या होता है। तो ये सभी क्या है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांगलोमरेट, नमक की चट्टान और सेलखड़ी। यानी कि नमक की चट्टान जो है यह भी अपसादित चट्टान है। शादी में ढेर सारा नमक लगेगा, ठीक है, तो उससे याद रखिएगा नमक चट्टान। कहता है अपसादित चट्टानें परतदार होती है, इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला और सीमेंट बनता है। क्या ये लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला और सीमेंट, ये याद रखिएगा। लौह अयस्क कहाँ मिलेगा, फॉस्फेट कहाँ मिलेगा, कोयला, कोयला याद रखिएगा और सीमेंट याद रखिएगा। कोयला सीमेंट दोनों एक समान होगा और अपसादित चट्टान। फिर आता है कि खनिज तेल जो है अपसादित चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल कहाँ पाया जाएगा, अपसादित चट्टान में पाया जाएगा। ये सब एक का लाइन में सब इम्पॉर्टेंट है। अप्रवेश से चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल की अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। यानी कि अप्रवेश, जहाँ पर प्रवेश ना होने वाला, और प्रवेश चट्टान जो होता है दोनों के बीच में स्थिति अगर अनुकूल हो जाए तो खनिज तेल मिलेगा। दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों की अपसादित चट्टानों में कोयला पाया जाता है। एकदम गांठ बांध के घुसा लीजिएगा। दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी, ठीक है, ये इसके जो है दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिन की जो अपसादित चट्टान है कोयला। याद कीजिए, दामोदर नदी जो है कहाँ बहता है, झारखंड में बहता है। महानदी कहाँ बहता है, उड़ीसा। गोदावरी कहाँ बहता है, महाराष्ट्र से होते हुए आंध्र प्रदेश तरफ जाता है। हाँ, तो याद कीजिए, हम लोग को इतना तो पता ही है कि झारखंड में कोयला मिलता है, या इधर उड़ीसा में भी कोयला मिलता है, महाराष्ट्र में हल्का फुल्का मिलता है, आंध्र प्रदेश में कोयला मिलता है। यानी कि ये तीन नदी जो है इसमें अपसादित चट्टान होता है, और अपसादित चट्टान होने के कारण दामोदर, महानदी और गोदावरी, ये तीनों में कोयला पाया जाएगा। क्लियर, आ गया। ये आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अपसादित चट्टानों का बना हुआ है। वो सबको याद है कि आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से बनल है, मगर बलुआ पत्थर उदाहरण के कर है तो अपसादित चट्टान। अगला बार क्वेश्चन में ये ना दे देगा कि बलुआ पत्थर, सीधे दे देगा अपसादित चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान। तब याद रखेंगे कैसा चट्टान, अपसादित चट्टान। तो ये तीन हो गया आपका। दूसरा हो गया अपसादित चट्टान। अपसादित चट्टान में भी देखिए रूपांतरण दिया है ऊपर के बॉक्स में। अपसादित चट्टान का रूपांतरण जो है सपिंड, सपिंड जो है सपिंड सिस्ट में बनेगा। बलुआ पत्थर, क्वार्टाजाइट हमेशा पूछा जाता है, या तो बलुआ पत्थर का क्वार्टाजाइट पूछ लेगा या क्वार्टाजाइट का बलुआ पत्थर पूछ लेगा, दोनों में से कोई भी एक पूछ लेगा। और ठीक है, और फिर कहता है सेल, सेल क्या है, सेल बन जाएगा स्लेट। चूना पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर क्या बन जाएगा, संगमरमर बन जाएगा। लिग्नाइट कोयला जो है एंथ्रासाइट कोयला बन जाएगा। तो सपिंड का तो सपिंड वो पूरा निकल गया, और ऐसे कभी सपिंड का पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं देखे हम, तो फिर भी कभी पूछ ले तो नाम से ही पकड़ा जाएगा। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर जो है वो क्वार्टाजाइट, याद कीजिए बालू में क्वार्टाजाइट पाया जाता है, बोलिए जल्दी। यस सर। हाँ, तो याद कीजिए बलुआ पत्थर क्वार्टाजाइट। सेल, सेल से स्लेट हो जाएगा। चूना पत्थर, चूना पत्थर से क्या बनेगा, संगमरमर बनेगा। और लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिग्नाइट कोयला,
लिग्नाइट कोयला जो है बदल करके चल जाता है एंथ्रासाइट कोयला। यानी कि अब देखिए हमको 3 तरह के कोयला मिल चुका है, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। कोयला के गो प्रकार होता है? कोयला के कितना प्रकार? चार गो। चार गो। पीट कोयला कहीं छुपल है ना। अब देखिए 3 प्रकार के तो हमको मिल गया, तो ये समझ में आ रहा है कि ग्रेफाइट रूपांतरित होता है बिटुमिनस कोयला में, या फिर बिटुमिनस कोयला रूपांतरित हो जाता है ग्रेफाइट में, पहला। दूसरा कहा कि लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट में बदल जाता है, या एंथ्रासाइट जो है लिग्नाइट में बदल जाता है। यानी कि ये 3 गो कोयला जो है, जिसमें से लिग्नाइट और एंथ्रासाइट जो है वो हमारा अवसादी चट्टान है, जबकि बिटुमिनस कोयला कौन सा? आग्नेय चट्टान है। याद रहेगा, बिटुमिनस कोयला आग्नेय चट्टान है, जबकि लिग्नाइट और एंथ्रासाइट हमारा क्या है? अवसादी है। हाँ देखिए, लिग्नाइट से ली निकालिए, एंथ्रासाइट से ए निकालिए, क्या बनेगा? लिए। लिए बना, बोलिए ना जी। यस सर। हाँ, लिग्नाइट से ली निकालिए, एंथ्रासाइट से ए निकालिए, और अब शादी में से शादी निकालिए। निकाल लिए, इधर से लिए निकला, उधर से शादी निकला, तो कोई आकर के जब शादी ठीक होगा तो पूछेगा कितना दहेज लिए शादी में। ठीक है। नहीं सर, लिग्नाइट कोयला और एंथ्रासाइट निकल गए शादी के लिए। हाँ, तो लिग्नाइट कितना दहेज लिए शादी के लिए? तो लिए से आपका लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, और शादी से अब शादी। अब भुलैया तत्वानी अपन अपन समझा। शादी करिए अपना बकलोल से। आगे आइए, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में कौन सा था? बिटुमिनस। आग्नेय और बिटुमिनस 2 गो निकाल दिया, तो तीसरा का निकाल लीजिएगा, और का बिटुआ चलेगा आगे आगे। ठीक, बिटुमिनस से निकाल लीजिए बिट्टू, और बिट्टू से निकाल लीजिए आग्नेय, आग्नेय से आगे आगे, बिटुमिनस कोयला आगे आगे आग्नेय। अब जो भुलेवा अपन अपन खातिरदारी खुद करिए। आइएगा कयांत्रित चट्टान पे। क्या बोले? पीट किसमें आएगा? करने है पीट। पीट जब आएगा तब पीटेंगे, उसके बाद बताएंगे। पीट का कोई भी उसका रूपांतरण है। चलिए आगे आइए। कयांत्रित चट्टान की बात करें तो कहता है कयांत्रित चट्टान किससे बनेगा? मेटामॉर्फिक कहलाता है। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादित चट्टानों से कयांत्रित चट्टान बनता है। वही जो अभी 2 गो पढ़े ना, आग्नेय और अवसादी जो है, ये दोनों जब ओरा पर ज़्यादा तापमान, ज़्यादा दाब और ज़्यादा रासायनिक क्रिया करा दीजिएगा तो एक कयांत्रित चट्टान बन जाता है। अभी तक तो वही पढ़ते आ रहे थे, ग्रेनाइट को जो है आग्नेय चट्टान बदल के कयांत्रित हो गया, नीस, साइनाइट बन गया साइनाइट नीस, ग्रेबो बन गया सरपेंटाइन, बेसाल्ट बन गया सिस्ट, बिटुआ बन गया ग्रेफाइट। फिर उधर पढ़े थे हम लोग सपिंड का सपिंड सिस्ट अवसादी में। फिर अवसादी में ही बलुआ पत्थर पढ़े थे क्वार्टाजाइट, सेल पढ़े थे स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। यानी कि यही सब जो है अवसादी और आग्नेय का ही रूपांतरित रूप कयांत्रित चट्टान कहलाता है। सीधा सीधा एक लाइन में याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, जैसे कयांत्रित चट्टान है स्लेट, स्लेट बदल गया फाइलाइट में, और फाइलाइट बदल गया सिस्ट में। याद कीजिए, पीछे चलिए, सेल बदल रहा था स्लेट में, अब शादी वाला कयांत्रित हो रहा था सेल स्लेट में, और वही कयांत्रित फिर से कयांत्रित हो गया स्लेट फाइलाइट में। फिर और पीछे चलिए आग्नेय में, तो आग्नेय में देखिएगा कि बेसाल्ट बदला सिस्ट में, और फाइलाइट भी बदला सिस्ट में। तो सब एक दूसरे से घूम फिर करके चलता फिरता गाड़ी। तो ये हो गया चट्टान हमारा समाप्त। चट्टान समाप्त हो गया, तो जल्दी से बताइएगा हमरा, बिटुमिनस कोयला किसका उदाहरण? आग्नेय या अवसादी या कयांत्रित? आग्नेय चट्टान। आगे बताइएगा, चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? अवसादित चट्टान। ठीक है, चूना पत्थर अवसादित चट्टान। चूना पत्थर का कयांत्रित रूप बताएंगे? संगमरमर। ठीक है, आगे बताइएगा, ग्रेबो का रूपांतरित बताएंगे? सरपेंटाइन। ग्रेबो का सरपेंटाइन, गिरेगा सर पे। ठीक है, और हाँ, और जो ग्रेबो है वो किस चट्टान का रूपांतरण है? आग्नेय का अवसादी कयांत्रित?
आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान। चलिए ठीक है, अब आइए ज्वालामुखी पे। वोल्केनो। देखिए कहता है ज्वालामुखी की भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ जैसे लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी क्या है? तो पृथ्वी के पटल पर एक प्राकृतिक छेद होता है, दरार होता है, जिससे पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले सभी लिक्विड पदार्थ जो होता है वो चाहे लावा हो, राख हो, भाप हो या कोई भी गैस हो, वो बाहर निकलता है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं, यानी कि ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहेंगे? क्रेटर कहते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। एकदम लाइन में याद रखना है। ज्वालामुखी का कप के आकार के मुंह जो होगा वो क्रेटर कहलाएगा, और जब वो लावा निकल के बाहर आ जाए और बाहर आते ही ऑक्सीजन और हवा के संपर्क से लावा क्या होता है? ठोस बन जाता है, और ठोस बन जाता है तो सिंडर हो जाता है। सिंडर को सिलेंडर बनाने दीजिए, और सिलेंडर जो होता है मजबूत ठोस होता है ना बाहर से, और अंदर लिक्विड रहता है। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल निकला ना जी। सिंडर को सिलेंडर बनाइए, अंदर लिक्विड रहता है, और लिक्विड जब बाहर आएगा तो वो बाहर से कठोर रहता है ना, ये मतलब सिलेंडर हो गया। आगे आइए। कहता है उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। वाष्प जो है सबसे, जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है तो वाष्प सबसे ज़्यादा होता है। देखे होंगे कभी कभी कुछ ज्वालामुखी का वीडियो वगैरह, उसमें देखिएगा धुआं ज़्यादा दिखाई देता है, एक्चुअली में धुआं नहीं रहता, वाष्प रहता है। कहता है कि उद्गार से निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। पेले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है, और उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी भी 3 प्रकार का है। देखिए यहाँ पे आंसू है, ठीक है, पहले आंसू कब निकलेगा? तब जो ज्वालामुखी जब वो निकलता है तब पहले आंसू निकलता है, ठीक है। बाकी जो सब आंसू निकलता है किसी के छोड़ने किसी के बिछड़ने से निकलता है। तो ये हो गया आपका पहले आंसू किस कारण से निकलेगा? तो ज्वालामुखी के उद्गार से निकलेगा। बढ़िया प्रश्न है आपका, छोटा छोटा है मगर बड़ा खतरनाक है। अब आइए कहा गया कि ज्वालामुखी जो है उद्गार की अवधि के अनुसार, मतलब कब कब वो बाहर आएगा उसके अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के। कौन कौन? एगो होगा सक्रिय, दूसरा होगा प्रसुप्त, तीसरा होगा शांत। तो देखिए एक एक करके समझिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव, मतलब ये हमेशा एक्टिव जलता रहता है। क्या कहता है? ये अक्सर उद्गार होता है, जलता रहेगा। वर्तमान में जो है विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 है। इनमें प्रमुख है, देखिएगा अब यहाँ से याद करना आपको, इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बेली। पहला, यहाँ से 2 तरह से आपको याद रखना होगा। पहला तो ये कि एटना और जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है? तो इटली में है। एटना ज्वालामुखी किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसे भी याद रखना होगा, यानी कि कैसा ज्वालामुखी है और कहाँ पाया जाता है, 2 तरह से हमें याद रखना होगा। तो इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बेली सक्रिय ज्वालामुखी। मैक्सिको में स्थित कोलीमा ज्वालामुखी जो है, कोलीमा आपका सक्रिय ज्वालामुखी, और कहता है इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। यानी कि हमको यहाँ पर 3 ज्वालामुखी मिला। एटना स्ट्रोम्बोली इटली सक्रिय ज्वालामुखी, कोलीमा मैक्सिको सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट कहता है कि स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में, ध्यान दीजिएगा, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलता है जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है, और यही कारण है कि स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यानी कि हमसे प्रश्न यह भी बनेगा कि स्ट्रोम्बोली जो है किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? हम कहेंगे सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यानी कि हमको सक्रिय ज्वालामुखी से अभी 4 मिला। कौन कौन? एटना स्ट्रोम्बेली इटली का, मैक्सिको का कोलीमा, भूमध्य सागर यानी कि लिपारी द्वीप पर स्थित स्ट्रोम्बेली, और नोट में भी एक है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ है, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है और अमेरिका में है। तो नोट तो आपको डायरेक्टली कंठस्थ याद रहना चाहिए कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू, जो कि हवाई द्वीप पर है, और हवाई द्वीप अमेरिका में है।
तो इस प्रकार हमको अभी तक की जानकारी में सक्रिय ज्वालामुखी 5 मिले। कौन कौन? एटना, स्ट्रोम्बोली, कोलिमा और क्या बोले क्या था, किलायू, 4 गो। ठीक है, एटना, स्ट्रोम्बोली, कोलिमा, किलायू, 4 गो मिलेगा। 4 गो ना, हाँ 4 गो हमको मिला। जिसमें क्या कहा कि इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली आपका सक्रिय ज्वालामुखी, मैक्सिको का कोलिमा आपका सक्रिय ज्वालामुखी, फिर किलायू हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को, कोलिमा मैक्सिको में स्थित है, एटना और स्ट्रोम्बोली इटली में स्थित है। काम खत्म। अब आइए, कहता है प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वोल्केनो, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। कुंभकर्ण है ये, कुंभकर्ण। सोएगा तो सोया रहेगा, जिस दिन उठेगा उस दिन बवंडर आएगा। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है सोया हुआ ज्वालामुखी। कौन कौन सा? जो कहता है कि इसका तो सभी याद रखे पड़ेगा। विसुवियस जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है भूमध्य सागर में, क्राकाटोबा सुंडा जल डमरू मध्य में है, फ्यूजियामा जापान में है, मेयन फिलीपींस में। 4 गो है, विसुवियस, क्राकाटोबा, फ्यूजियामा, मेयन। प्रसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो है। पहला तो कि प्रसुप्त का मतलब समझ में आ गया कि जो हमेशा सोया रहता है, कभी भी उठ सकता है, उसको कहेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन कौन सा? विसुवियस भूमध्य सागर में, विसुवियस भूमध्य, विसुवियस भूमध्य, क्राकाटोबा सुंडा, क्राकाटोबा सुंडा, फ्यूजियामा यामा जापान, हो तो सबको याद होगा। मेयन फिलीपींस, मेयन क्या होता है? तो फिलीपींस में स्थित है। इतना याद रखिएगा। तीसरा आता है शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। शांत वाला क्या है कि ये हमेशा के लिए शांत हो गया है, कभी उम्मीद नहीं है कि ये फिर से, मतलब सीधा सीधा गूंगा, जो कभी ना बोल सकता। शांत ज्वालामुखी मतलब एकदम गूंगा। और इसका उदाहरण क्या है? कोह सुल्तान, हमेशा पूछता है। कोह सुल्तान और देवबंद ईरान में, पोपा म्यांमार में, किलिमंजारो अफ्रीका में, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में। ये सभी जो है आपका शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो जल्दी से अब बताइएगा हमरा कि किलायू जो है वो कैसा है? किलायू वो कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है सर। किलायू सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। हाँ, सबसे अधिक सक्रिय। देवबंद जो है क्या है? देवबंद, देवमन शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी। तेरा तो याद रखे की जरूरत है ना। देखिए, कोह सुल्तान, कोह से कोहबर, सुल्तान से सुल्तान, देवबंद, बंद मतलब बंद, बंद जो हो जाएगा कोहबर में वो शांत रहेगा, है ना। कोहबर में बंद हुआ सुल्तान क्या शादी रहेगा? का एग्जाम्पल देते हैं। शांत हो जाएगा। तो और ये कहाँ है? तो कोह सुल्तान और देवबंद ईरान में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोहबर में बंद हुआ सुल्तान, शांत ज्वालामुखी। बाकी अब आगे वाला याद रख लीजिएगा। पोपा म्यांमार, पापा और मैया मार, पापा और मैया दोनों मारेगी, पोपा म्यांमार। काम खत्म। कब? शांत हो जाओ, नहीं तो पापा और मैया दोनों मारेंगे। नहीं मार सर। हैं? पोपा मैया मार। देखिए, हम अपन ट्रिक बताते, जरा जैसे याद रखे कि हो रखा, हमें वो सब नहीं जानते। हमारा मतलब रहता है याद होवे से। कौची जोड़ देंगे, का जोड़ देंगे, कहाँ से जोड़ देंगे, वो हमरो नहीं पता, मगर जोड़ जाड़ के याद कर देंगे। कर याद हो करना होगा तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं करना होगा तो अपन अपन दिमाग लगाते रहिए। ठीक ना, काहे कि हमें उल्टा उल्टा सोच के कुछ न कुछ याद कर लेते हैं। हमारा याद करे से मतलब है, जो चीज़ बताने लायक रहता है, सही ऑथेंटिक रहता है तो बोल देते हैं, नहीं बताने लायक रहता है मने में रख के याद रख लेते हैं। चलिए आगे आइएगा। किलिमंजारो, क्या बोले? कोहबर में बंद कर देंगे तो शांत रहेगा। हाँ तो और का, अब सुल्तान को कोहबर में बंद कर दीजिए, शांत रहेगा। तो ससुराल में सर तो ऐसे भी शांति रहेगा। वही ना कह रहे हैं कि जैसे याद होता है देखिए, हमको मतलब, हम लोग को मतलब किससे है? 1 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आवे से, ऑप्शन है छाटे से मतलब है। हमारा थोड़े ही कोई के पीएचडी करवावे सर ला है हम लोग को। गलत ये है कि जो आप मन में रख लेते हैं वो भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि वो भी तो न- 1 नंबर का होगा ना। नहीं ना, वो थोड़ा सा
मतलब और भी अटपटा सा होता है जो कि थोड़ा सा सही नहीं लगता बताना, इसलिए नहीं बताते। मतलब हमारा एक नंबर कम हो रहा है कहीं ना कहीं। सामाजिक रूप से बताने वाला नहीं रहता है कुछ चीज़, हम अपने में याद कर लेते हैं। वो कुछ ही बोलते हैं, नॉन वेज टाइप का रहता है, इसलिए वो नहीं बताते हमारा। पड़ेगा सर। हैं? नहीं बता सकते ना। हमार सिद्धांत सीधा सा है कि कैसूँ करके याद रख ले भैया। हमारा वहाँ एग्जाम में थोड़े पूछता है कि तू कैसे याद किया, वो देखता है कि कैसे टिक किया, सही किया है कि गलत किया, वो पूछता है। इसलिए बस जो बताने सही लायक बात। रहता है वो बता देते हैं, नहीं बताने लायक बोलने लायक रहता है नहीं बोलते हैं। जैसे कल ही जो कोजी बताए थे साइंस वाला में, कौन सा था? टॉप पतरकी वाला सर, टॉप है पतरकी दोनों, थी, टॉप कुछ है टॉप दोनों करी पतर थी, की। टॉप करी। हाँ, बोलना नहीं चाहे थे मगर बोले, धीरे से बोले, आप लोग सुन लिए, तब फिर हम बोल दिए, फिर समझा दिए। नहीं तो वे नहीं है बोलते हम, ऐसी कुछ कुछ बना के याद रखते रहिए। आइए, तो शांत ज्वालामुखी हो गया, कोह सुल्तान देवबंद आपका ईरान में, पोपा हो गया म्यांमार का, किलिमंजारो, किलिमंजारो जो है ये शांत ज्वालामुखी अफ्रीका में सबको याद होगा। चिम्बराजो, चिम्बराजो जो है यह भी शांत ज्वालामुखी है, दक्षिण अमेरिका में। आइए और आगे बढ़ के इसको ज्वालामुखी खत्म करते हैं। कहता है कि कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश जो है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है, यानी कि हमसे ये पूछ लेगा कि सर्वाधिक जो है सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय रिंग, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अग्नि वलय या फायर रिंग किसको कहेंगे, तो प्रशांत महासागर को कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है, यानी कि सबसे ज़्यादा सक्रिय, सक्रिय मतलब वही किलाई वाला, हवाई द्वीप वाला, और एशिया महाद्वीप में आपको मिलेगा। एशिया द्वीप महाद्वीप में कौन सा मिलेगा? इटली कहाँ पड़ता है? इटली कौन सा महाद्वीप में है? वो तो यूरोप में। यूरोप में पड़ता है, ठीक है। और स्ट्रॉम्बोली पड़ेगा वहीं पे, कोलायू कोलिमा तो पड़ता है मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में, ठीक ना। आगे आइए, कहता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक को ज्वालामुखी नहीं है, ये आप पहला ही से स्वांत है। गेसर, गेसर क्या कहता है कि बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरार तथा सुराखों से होकर जल तथा बाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगता है, इसे ही गेसर कहते हैं। गेसर क्या है कि जब ज्वालामुखी क्षेत्र में उद्गार होता है ना, तो दरार हो जाता है, सुराख मतलब छेद, मतलब होल हो जाता है। उससे क्या होता है, जल और वाष्प जो है बहुत अधिक ऊंचा तक जब निकलने लगे, यानी कि नीचे से जब प्रेशर बनेगा तो स्वाभाविक है कि वो सब ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाता हुआ जो प्रक्रिया दिखाई देता है ना, वो गेसर कहलाता है। जैसे देखिए, ओल्ड फेथफुल गेसर जो कि अमेरिका के येलो स्टोन पार्क में है, तो ये डायरेक्ट हमें स्टैटिक जीके के रूप में याद रखना होगा। ओल्ड फेथफुल जो है यूएसए के येलो स्टोन पार्क में है। यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि येलो स्टोन पार्क कहाँ है, तो अमेरिका में, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। और कहता है इसमें प्रत्येक मिनट में उद्गार होता रहता है, मतलब कि ये समझ लीजिए कि 24 घंटा जले वाला है, ठीक। ओल्ड फेथफुल गेसर। एक होता है धुआंरे, धुआंरे क्या है, तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का प्रतीक होता, मतलब मरने वाला जो रहता है ना, वो फ्यूमरोल्स ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का प्रतीक है। इसमें गैस व जलवाष्प निकलना करते हैं। गंधक युक्त गुरुद्वारों को सोलफतारा कहा जाता है। गंधक मतलब सल्फर, और सल्फर द्वारा को क्या कहेंगे, सोल्फतारा कहेंगे। यह देखिए, गंधक युक्त धुआरा को सोल्फतारा कहा जाता है। अलास्का यूएसए को कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है, सबको याद होगा। हजारों धुआरों की घाटी किसको कहा जाता है, तो अलास्का को कहा जाता है। अलास्का में किस पर्वत को, तो कटमई पर्वत को। ईरान का कोह सुल्तान धुआरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित वाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है, तो ये सब डायरेक्टली याद रखिए। ईरान का कोह सुल्तान धुआरा, न्यूजीलैंड का है प्लेंटी की खाड़ी में है वाइट द्वीप, यानी कि वाइट द्वीप जो है न्यूजीलैंड में है, ठीक है। फिर कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में। ये वाला देखिए, पिछला कुछ अभी वाला दरोगा जो 513 का प्री में पूछा था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, कितना, तो 19,613 फीट। ये सब पूछते रहता है, क्वेश्चन चलता फिरता सवाल है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, अब ये है सक्रिय,
एगो तो हुआ कि सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, और ये कह रहा है सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में है, अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर है। ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला, और एंडीज पर्वतमाला कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना चिली। जल्दी से बताइएगा, एंडीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? उत्तरी अमेरिका सर। अमेरिका। हाँ, अर्जेंटीना चिली उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका सर। दक्षिणी अमेरिका। एंडीज पर्वत जो है दक्षिणी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका वाला के कुछ नाम है? रॉकी पर्वत। हाँ, तो याद रखिएगा। अच्छा, इधर पर एक और फंसाते हैं, रुकिए, आइए आइए आइए। एगो हम लोग पढ़े थे ओजस डेल सलाडो, है ना? ये क्या है? यहाँ पर दिया है ज्वालामुखी। एगो कोई झील भी है ऐसा, ये कहाँ मिलेगा ओजस डेल सलाडो झील? बताइए। अरे जहाँ ये है वहाँ वही मिलेगा। वही होगा। तो कहिए ना, हाँ, जहाँ ये है वहीं मिलेगा। सर, हाँ चिली अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में। हाँ, तो अभी तो सुतल आप अभी क्या बोल? सुतल हल्का अभी। हाँ, नहीं सर। दक्षिणी अमेरिका तो हमहूँ बोला लिए। बहुत जल्दी पता चल गया। इतना जल्दी काहे उठ गए? सर तो दक्षिणी ही बोले थे हम। अच्छा, आप हम दक्षिणी लोग गलत, मतलब गलत बोल दिए थे हम लोग, उत्तरी अमेरिका, इसलिए सर पता है। हाँ, कुछ लोग गलती बोले थे, हम आपका वजह नहीं सुने होंगे। चलिए आगे देखिए। कहा कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। अब विश्व में सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ। एकांत में चले जाएंगे कौन? अपना महादेव जी। शांत हो के करने चल जाएंगे एकांत में, तो एकांकागुआ। और एकांकागुआ भी कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला पर ही, और जिसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ, एंडीज पर्वतमाला। विश्व का सबसे ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्स इक्वाडोर। सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे ऊंचा ओजस डेल सलाडो, एंडीज पर्वतमाला। यानी कि शांत और सक्रिय दोनों जो है वो आपका एंडीज पर्वतमाला यानी कि दक्षिण अमेरिका में ही मिलेगा। और इस प्रकार हमारा समाप्त हुआ ज्वालामुखी। जल्दी से हमको बताइएगा कि कौन सा महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ये बताइएगा कि गंधक युक्त ज्वारा को क्या कहा जाता है? स्वल्पतारा। स्वल्पतारा। स्वल्प से सल्फर निकालिए। देखिए उसमें उसको याद करे के तरीका बताते हैं। स्वल्प से सल्फर निकालिए, ठीक है? गंधक को सल्फर कहते हैं ना, तो गंधक से बना हुआ जो धुआं रहेगा वो सल्फर तारा यानी कि स्वल्प तारा कहलाएगा। थोड़ा बहुत तोड़ल कीजिए शब्द को अपने हिसाब से, है कि याद रखना हमको है, दुनिया को थोड़े बताना। आगे बताइएगा, व्हाइट द्वीप जो है कहाँ स्थित है? प्लेंटी की खाड़ी में। प्लेंटी की खाड़ी कहाँ है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में। ओजस डेल सलाडो जो है कैसा ज्वालामुखी और किस पर्वतमाला पे है और किस देश के सीमा पर है? ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में है, दक्षिण अमेरिका में है, अर्जेंटीना चिली के सीमा पर है। बहुत अच्छा, तो ये हो गया काम खत्म। गेसर किसको कहते थे? गेसर हाँ, गेसर जो होता है दरार सुराख से निकलता है, जब पूरा ऊंचा तक जाएगा प्रेशर बना करके तो गेसर कहलाता है, ठीक है? चलिए, ये हो गया खत्म। सर कोटापैक्स शांत है, शांत ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। शांत है कि क्या सक्रिय है? कोटोपैक्सी सक्रिय में आता है, देख लीजिएगा। ये शांत।
चलिए, तो ये हो गया समाप्त हमारा भूकंप वाला। भूकंप जो है अगले क्लास में कल करेंगे, ठीक है। भूकंप भूकंप कल पढ़ेंगे, अभी बायोलॉजी नहीं पढ़ना है। टाइम हो गया, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगने वाला भी तो बहुत ज्यादा है ये टाइम कम चलिए है। फ्रेंड, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में भूकंप के साथ। उम्मीद करेंगे आपको भी ये सारी चीज़ याद हुआ होगा, आपको भी कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में बायोलॉजी के साथ। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।